वेस्ट बंगाल में एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है। जस्ट आप इमेजिन करो कि ईडी कहीं पर रेड मार रही हो और उसी वक्त वहां की सिटिंग सीएम लोकल पुलिस के साथ वहां आ जाती है। ईडी के काम में इंटरफेयर करती है और सिर्फ इंटरफेयर ही नहीं करती है, वहां से एविडेंस को छीन कर वहां से चली जाती है। Is it the duty of ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? ऐसा सीन शायद आपने किसी मूवीज में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि जो फिल्म के जो राइटर होते हैं ना, उनका भी इमेजिनेशन शायद यहाँ तक अभी नहीं पहुंचा होगा। जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है ना, वो लिटरली सिनेमैटिक लग रहा है। एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। ईडी कहाँ छापा मार रही थी और क्यों ममता बनर्जी अपना सारा काम छोड़कर उस फाइल को लेने के लिए पहुंच जाती है। उस फाइल में ऐसा क्या था? क्या ईडी के काम में इंटरफेयर करना क्या ये लीगल है? क्या किसी सीएम को जबरदस्ती फाइल छीनना क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउड करता है? आइए आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के हम जवाब देखते हैं। तो देखिए, इस पूरे मैटर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो होता यह है ना कि ईडी को वेस्ट बंगाल और दिल्ली में 10 अलग अलग जगहों पर रेड करना होता है। 4 रेड दिल्ली में होती है और 6 रेड वेस्ट बंगाल में। इसीलिए ये रेड 8 जनवरी को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में होती है, जो कोलकाता में ही था। और जो दूसरी रेड थी वो आईपैक के ऑफिस में होती है, जो साल्ट लेक कोलकाता में लोकेटेड है। और इसी दौरान ममता बनर्जी उन दोनों जगह पर पहुंचती है और वहां से एविडेंस जैसे में फाइल्स, हार्ड ड्राइव, इन चीजों को लेकर वहां से चली जाती है। चीफ मिनिस्टर का पद एक काफी बड़ा पद होता है और अगर सीएम ही अगर वो फाइल्स को अगर लेकर जा रही है तो भला उन्हें कौन रोक सकता है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये रेड ना तो ममता बनर्जी के घर पर होता है और ना ही उनके ऑफिस में। ये रेड होता है एक प्राइवेट कंपनी आईपैक के घर और उसके ऑफिस में। देखिए, आईपैक की शुरुआत साल 2013 में हुई थी और उस वक्त इसका नाम सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस था। उस वक्त इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पढ़े लिखे यूथ को गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से जोड़ना। बाद में यही ग्रुप इवॉल्व हुआ और आईपैक बना। आज आईपैक पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, उसकी हेल्प करता है इलेक्शन जीतने में। और आईपैक की जो शुरुआत थी ना, वो साल 2013 में प्रशांत किशोर ने की थी। और ये जो आईपैक है ना, ये कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर चुका है, जैसे बीजेपी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, डीएमके और 2021 में टीएमसी के साथ भी। और अब जो 2026 में बंगाल के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है ना, उसमें टीएमसी को आईपैक ही कंसल्टेंसी दे रहा है। मतलब आईपैक ही ममता बनर्जी की हेल्प कर रहा है इलेक्शन जिताने के लिए। और इस पूरे मैटर पर ममता बनर्जी का कहना है कि अमित शाह ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर ये रेड करवाई है, ताकि वो टीएमसी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को समझ सके और बीजेपी बंगाल के अंदर चुनाव जीत सके। मतलब ये सुनने में ही बचकाना लगता है कि अब ईडी का काम यही बचा है कि वो ये सब काम करे। मतलब अगर सच में वो फाइल इलेक्शन, मतलब इसका कोई सेंस तो बनता नहीं है ना। फिर भी अगर वो वैसा था तो आप कोर्ट जाती ना, आप कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ती। आप एसआईआर के लिए तो कोर्ट जा ही रही हो, लेकिन जबरदस्ती अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके ईडी के काम में हस्तक्षेप करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले की तो बात है ना, जब इंडिया गठबंधन ये बीजेपी पर एलिगेशन लगा रहा था कि जो बीजेपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मतलब हो ना हो, उस फाइल में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट था। ममता बनर्जी की इस नीच हरकत के बाद ईडी ने ये क्लियरली कहा कि वो अपना रेड पीसफुली वेस्ट बंगाल में कंडक्ट कर रही थी। और कोलकाता में ये जो रेड चल रहा था वो मनी लॉन्ड्रिंग केस से रिलेटेड था, ना कि इलेक्शन से। ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट को यह भी बताया कि वो कोल स्मगलिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट को बताया कि वो कोल स्मगलिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग ये कोल स्मगलिंग अनूप माझी और कुछ लोग कर रहे थे। इस केस में लगभग 20 करोड़ अमाउंट इवॉल्व है, जो हवाला चैनल्स के जरिए इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपैक तक पहुंची। ये पैसा गोवा इलेक्शन में कोलकाता होते हुए गोवा पहुंचा। जब मैं आपको हवाला चैनल्स के बारे में बताऊंगा ना, तब आप कहोगे कि अच्छा, इसलिए ममता बनर्जी वो सारे फाइल्स जबरदस्ती लेकर चली गई। ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि सीबीआई ने 27 नवंबर साल 2020 को एक पुलिस केस फाइल किया था और उस केस में ये बात कही गई थी कि अनूप माझी और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कुछ ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। वो इलीगल तरीकों से कोल माइनिंग कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं।
ये सब ना इसलिए हो पाया क्योंकि ईसीएल के कुछ ऑफिसर्स और यहाँ तक कि इंडियन रेलवे के ऑफिसर्स भी इसमें शामिल थे। इस पूरे नेटवर्क के थ्रू बहुत लार्ज स्केल में कोल की स्मगलिंग हो रही थी। ईडी के अकॉर्डिंग ये कोल स्मगलिंग करके बंकुरा और पुरुलिया जैसे एरिया में ये कोयले को बेचते थे। और सबसे ज्यादा जो कोल स्मगलिंग होता था ना, वो शाखाम भरी ग्रुप ऑफ कंपनीज को होता था, जिसके ओनर थे दीपक अग्रवाल। और ये जो सारे पेमेंट होते थे ना, ये कैश में होते थे। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन में व्हाट्सएप चैट्स भी मिले हैं जिसमें एक हवाला कंपनी का मेंशन था और इस हवाला कंपनी का नाम आर क्रांति लाल था, जिसका कनेक्शन सीधे आईपैक से था। देखिए, हवाला चैनल ना एक ट्रस्ट बेस्ड मेथड है जिसमें दो लोगों के बीच पैसे ट्रांसफर होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई फिजिकल पैसे की मूवमेंट नहीं होती है। जैसे आज के टाइम पर हम नॉर्मल इंसान पैसे ट्रांसफर करते हैं, वैसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। ये दो लोगों के बीच बिल्कुल ट्रस्ट पे काम करता है। इसमें ना तो कोई रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे बैंक्स में रिकॉर्ड होता है। तो फिर आप सोचोगे कि दो लोगों के बीच पैसे भी ट्रांसफर हो गए और आरबीआई को पता भी नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? तो मैं बताता हूँ कैसे। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि मुझे 1 लाख रुपए दुबई में बैठे मेरे एक दोस्त को भेजना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पैसों की जो लेन देन है ना, ये सरकार को पता ना चले, ना ही दुबई की सरकार को और ना ही भारत की सरकार को। तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं अपने एरिया में या फिर कहीं भी मैं हवलदार खोजूंगा। नहीं, ये वाला हवलदार नहीं, मैं बताता हूँ। तो मैं उस हवलदार के पास जाऊंगा और मैं उसे कहूंगा कि भैया मुझे 1 लाख रुपए दुबई भेजना है मेरे दोस्त के पास में। तो इसके बाद क्या होगा कि मैं उसे 1 लाख रुपए दे दूंगा, तो वो उस पर कुछ कमीशन लेगा और उस पैसे को दुबई मेरे दोस्त तक पहुंचा देगा। लेकिन वो पैसा ना उसी के पास रहेगा। वो वहां का जो हवलदार है, वहां का जो एजेंट बैठा हुआ है, उसे कॉल पर या फिर किसी भी तरीके से बात करेगा। वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो कोड के जरिए बात करेगा और वहां बैठा बंदा 1 लाख रुपए मेरे वो दोस्त को दे देगा। तो आप यहां तक समझ गए कि मुझे 1 लाख रुपए देने हैं और वो 1 लाख रुपए वहां तक पहुंच गया। अब क्योंकि दुबई में जो बैठा एजेंट 1 लाख रुपए अपने पॉकेट से निकालकर मेरे दोस्त को दे देता है। अब देखो, मेरे दोस्त को तो 1 लाख रुपए मिल गया, लेकिन वहां का जो एजेंट था उसने तो अपने पॉकेट से 1 लाख रुपए दिए, तो वो नुकसान में तो रहेगा नहीं। तो यहाँ जो बैठा हवलदार है ना, वो क्या करेगा कि वो इलीगल तरीकों से, चाहे वो फेक बिल बना लेगा या फिर गोल्ड की स्मगलिंग कर लेगा या फिर किसी भी तरीके से यहाँ से 1 लाख के बराबर का किसी भी चीज को वहां भेजेगा और वो उस चीज को बेचकर वो 1 लाख रुपए अपने रिकवर कर लेगा। लेकिन ये जो फिर से जो बिजनेस हो रहा है, खरीदना बेचना, ये लीगली नहीं होता, ये सारे काम इलीगल होते हैं। तो किसी भी इलीगल तरीके से वो सेटलमेंट हो जाता है। या फिर अगर मैं पैसों की ही बात करूं तो छोटे छोटे अमाउंट में अलग अलग देशों से, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में वो पैसा वहां तक पहुंच जाता है। मतलब उनका पैसा भी रिकवर हो जाता है। वो सारा एक इलीगल काफी बड़ा बिजनेस है ये। मतलब हवाला चैनल पर ही अगर मैं एक वीडियो बनाऊं तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी और अच्छे से डिटेल में अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। और रही बात ममता बनर्जी की, तो मैं लिटरली कह रहा हूं, जब वो ईडी के काम में जब इंटरफेयर की ना, तभी मुझे समझ में आ गया कि ज़रूर यहाँ पर बात बड़ी है। यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या फिर वैसा कोई बात नहीं है। बात यहाँ पर कोल स्मगलिंग और हवाला चैनल की है। अभी ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स आए नहीं है, जब आगे और ज़्यादा रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और बाकी आप इस पर क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।